नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि हालात, वाक़यात, मामलात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मईशत को दरपेश चैलेंजेस जो हैं वो कहीं कम नहीं हुए। कल तक ताजिर सनतकार बिरादरी बहुत ज़्यादा पुरजोश थी कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और महंगाई की जो शरह बताई गई है शायद उस शरह महंगाई के साथ मुनासबत रखते हुए इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। माजरत, मेरी हंसी इस वजह से निकल रही है क्योंकि कारोबारी हजरात शायद अपने मुफादात और अपने कारोबार की खातिर बिल्कुल ही मईशत से ख़ुद को मावरा तस्वुर करते हैं। एक आम आदमी होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि महंगाई कतई कम नहीं हुई। शायद कीमतें बढ़ने का तनासुब और रफ्तार थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन जिस मुनासबत से कीमत बढ़ चुकी है, अब मेरे ख़्याल से अगर कीमत यहाँ पर रुक भी जाए तो महंगाई हकीकतन बहुत ही ज़्यादा तस्वुर की जाएगी। बुरा ना मानिएगा। मुझे आज भी याद है कि आज से ज़्यादा साल पहले नहीं, ब्रांड न्यू सिडॉन गाड़ी 12 लाख रुपए की आती थी जब मैं मीडिया के अंदर अपना काम शुरू किया। 12 लाख रुपए की ब्रांड न्यू सिडॉन गाड़ी। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने अपने लड़कपन के दिनों में 1 रुपए की रोटी खरीदी है और उस 1 रुपए की रोटी को भी लोग बहुत महंगा समझते थे। लोग कहते थे अठियानी की क्यों नहीं आती, चवानी की क्यों नहीं आती। बात यह है कि ये आप लोगों की सोच और फिक्र है जो कि महदूद पैमाने पर सोचती है और आप लोग महंगाई के तस्वुर को हकीकी तौर पर समझ ही नहीं पाए। कल की मॉनेटरी पॉलिसी ने यह वाज़ेह करके बता दिया कि महंगाई कितनी कम हुई है। अगर आपने ज़रा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो IMF आपको नहीं छोड़ेगी। और ये वो वाली IMF नहीं है, ये अभी वाली IMF है। और ये अभी वाली IMF अभी वालों की बात सुनेगी, पहले वालों की नहीं सुनेगी। हालात, वाक़यात, मामलात बिल्कुल बदल जाते हैं नाजरीन। एक दिन पहले तक किसी को डीप सीक के बारे में पता नहीं था। लोग सिर्फ इसको अफसानों में पढ़ा करते थे, लेकिन डीप सीक के आते ही पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं। पाकिस्तानियों से पूछता हूं, भाई डीप सीक के बारे में पता है? कह रहे नहीं। जन्नत मिर्ज़ा के बारे में पता है, रजब भट्ट के बारे में पता है, अलिशबा अंजुम के बारे में पता है, जुनैद अकरम के बारे में पता है। डीप सीक क्या होती है? और भी कुछ नाम निकलने वाले थे जो एजाज और औरंगज़ेब को ज़ुबानी याद हैं, लेकिन शुक्र है वो नाम नहीं निकले वरना टीवी के ऊपर प्रॉब्लम पड़ जाती। खैर, एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात यह है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं। चलिए इसी बहाने आज हम चीन और पाकिस्तान दोनों के मुश्तरका मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में जनाब मोहम्मद शहबाज साहब। बहुत शुक्रिया आपका। बैन अल-अक़वामी मईशतदान हैं, दुनिया भर के अंदर इनकी इशाअतें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं और इनसे अब मैं यही सवाल पूछूंगा। सर, हमने शोर मचा रखा था कि महंगाई हो गई, लेकिन कल की आई मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें कम हुए सिर्फ 1%। हमारे ताजिर सनतकार हक्का बक्का रह गए। तो मतलब ये है कि साइंस की, स्टैट्स की, स्टैटिस्टिक्स की, फैक्ट्स की क्या बोलूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आई। आप ही समझाएं मुझे। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात की कि इन्फ्लेशन जो है उसको हम कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कंफर्म भी कर दिया है। जैसे हमारे वो एक मिनिस्टर साहब में इन्फ्लेशन जो है, कुछ लोग 4.1% की बात कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो पॉलिसी रेट था आपको 22% से कम होके 13% हुआ, फिर 13% से कम होके वो 12% पे आ गया, जैसे कल ऐलान हुआ है। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, वो ये कि अगर इन्फ्लेशन, मैं इस बात से कतई डिसएग्री नहीं कर रहा, 4% है या 4.1% है, तो चीनी जो है वो 160 रुपए किलो से 120 या 100 रुपए या 95 रुपए 90 रुपए क्यों नहीं हुई? आटा जो है वो पर केजी उसकी कीमत में कमी क्यों नहीं हुई? दूध जो है उसकी कीमतों में पर केजी कमी क्यों नहीं हुई? और इस तरह की जो फूड आइटम्स हैं या और जो रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड चीजें हैं, उनकी कीमतों में तो डे बाय डे जो इजाफा हो रहा है। हम यहाँ कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 4% के ऊपर आ गया है।
तो मुझे कोई बंदा समझा दे कि अगर आपका पॉलिसी रेट जब 22% या 23% था, तो उस वक्त इन्फ्लेशन आपका 40% पे था। अब पॉलिसी रेट जो आपका 12% या आपका 11% कम हुआ है, तो इन्फ्लेशन जो है वो 40% से 4% पे कैसे आ गया है? क्या बीच में कोई चीज हम मिस कर रहे हैं कि जो हम बताना नहीं चाह रहे, या सिर्फ हम वही जो पुरानी एक आदत है हमारी कि चीजों की डेफिनेशन जो है उसको मैनिपुलेट करके दुनिया को या पाकिस्तानी लोग जो है आम सार्फिन उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। अब सार्फिन को ही पता चल गया है या आम लोगों को पता चल गया है कि रियलिटी जो है या जो ये फैक्ट्स हमें बता रहे हैं वो रियलिटी के साथ कितने मैच हो रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल जो है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि अगर ये बता रहे हैं कि 4% इन्फ्लेशन हुआ है, एक ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है इससे। अच्छा, रियलिटीज़ की जहाँ पर बात करते हैं तो मैंने आपसे अभी डीप सीक का जिक्र किया। बुनियादी बात यही थी कि मैंने डीप सीक का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पूरी दुनिया में डीप सीक ने एक, जैसे आप कहें कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। और आप पता होगा कि स्टॉक मार्केटें तेज़ी से गिर रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर। पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं डीप सीक होता क्या है, एआई क्या होता है। बुरा ना मानना, बातें करते हैं, मुँह ज़ुबानी तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मुँह ज़ुबानी में बातें कर लूँ, मेरी की भी बात कर लूँ, चाँद की भी बात कर लूँ। हम में से बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं मानते कि चाँद पे जाया भी जा सकता है, मरीख पे जाया भी जा सकता है। खैर, इस बात को छोड़े, मैं तो ये पूछ रहा था कि पूरी दुनिया की मार्केटें गिर गई, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं अभी तक डीप सीक होता क्या है, चीन ने क्या कमाल कर दिया। ज़रा इनको समझाएं ना, ये बहुत भोले लोग हैं। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, मेरे ख्याल डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी सर, आपका क्वेश्चन जो आधा रह गया, मुझे समझ नहीं आई। माजरत, मैंने ये पूछा था कि ये जो डीप सीक का मामला है और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाकिस्तान में लोग बातें तो बहुत करते हैं, पता वता इनको कुछ भी नहीं है। तो बात ये कि ये तो पूरी दुनिया को इसने हिला दिया है, मार्केटें गिर गई हैं, स्टॉक मार्केटें, क्योंकि हमारा मौजू तो वो है नहीं, हमारा मार्केट का मौजू है, मार्केटें सारी गिर गई हैं, दुनिया की मईशत दबाव का शिकार हो गई है। अमेरिका में अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बाद जो काम हुआ वो शायद चीन के अंदर बहुत छोटी सी कीमत के अंदर उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये थोड़ा सा हमारे लोगों को एक्सप्लेन कीजिएगा, ये हुआ क्या, हमें पता ही कुछ नहीं दुनिया का। तो देखें, आपने इंट्रो के अंदर मुख्तलिफ फीमेल्स के नाम लिए थे, तो उसमें आपने कहा कि कुछ और ही मुझे नाम याद है, लेकिन जो कि मैं टीवी पे बैठा हुआ किसी में उनका नाम लूंगा तो शायद वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। जी जी। पहली बात तो ये है कि हमें डीप सी जो है उसके जेंडर का पता करना चाहिए। जब उसके जेंडर का पता चल जाएगा तो फिर हम उसके नाम के बारे में भी जान जाएंगे। देखिए, दुनिया पूरी जो है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसके ऊपर काम कर रही है, हमको के वो बिल्कुल अपने कॉर्नर करके बैठे हुए हैं, वो अलग सी बात है, क्योंकि हम दुनिया के अंदर जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसको जानने के बारे में हमारी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम अपनी जात से बाहर चीजें सोच नहीं रहे। ये डीप सीक जो है उसके बारे में जितना मैंने भी पढ़ा है कि ये $56 में चाइनीज 1.5 साल कंपनी है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है जिस कंपनी के फर्द ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट के अंदर। और सिर्फ ये 27 को आप एप्पल स्टोर पे जाएं तो ये इसकी जो डाउनलोडिंग थी वो नंबर 1 थी। और इन्हीं आज 29 या 2 दिनों में तकरीबन अमेरिकन कंपनी जो है उनका $1200 अरब का नुकसान हो गया है जी। और डीप सीक के आने से जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स हैं उसके अंदर कहते हैं जो गिरावट आई है वो अमेरिका की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट की प्राइस के अंदर गिरावट है वो आई है। और उसकी खासकर एक जो बड़ी चिपसाज कंपनी जिसको न्वीडिया कहते हैं, ये डीप सीक के आने से उस कंपनी का जो 90 करोड़ का नुकसान हुआ है, $90 करोड़ का। तो आप ये देखें कि अब आने वाले दिनों में हम वैसे मतलब कि बड़ी कॉमन सी बात है, छोड़े यार ये चाइनीज चीज है, ये मेड इन चाइना की क्वालिटी ये होगी। आपको ये अब चीज मानना पड़ेगी कि आने वाले दिनों में वेस्टर्न वर्ल्ड और चाइना के दरमियान जो एआई वार है वो शुरू हो जाएगी। और हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि चाइना जो है अब उसको अब टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा ख्याल मात देना बहुत मुश्किल होगा वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हमने कोशिश की अमेरिकन ने कि हम चाइना को किसी हद तक दूर रखें, जो बड़ी कह लें कि ताकतवर चिप्स वो तैयार कर रहे थे, लेकिन चाइना मेरे ख्याल में अपनी जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जी जिसको वो बड़े सीरियस तरीके से ले रहे थे, उसके अब फ्रूट जो है उनको मिलना शुरू हो गए। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा चाइना एआई टेक्नोलॉजी के अंदर आपको एक ऐसा मुल्क मिलेगा कि जो पूरी दुनिया को लीड करेगा। जहां तक रही बात हमारी, हम तो देखें जब से मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के ऊपर कॉलफ पे जो पढ़नी मैंने शुरू की है, तो मैंने 2 ही चीजें सुन रहा हूँ कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती जो हिमालय से ऊंची है और शहद से ज्यादा मीठी है। अब मुझे नहीं पता कि उस ऊंचाई से हमने अपने लिए
या हमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने आप को कितना ऊंचा किया है, और उस मिठास से हमने अपने लिए पॉलिसी के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके अंदर मिठास हमने कितनी डाली है। तो अगर हम वर्ड्स की हद तक रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल जहां पे हम खड़े हुए हैं शायद इससे भी आने वाले चंद सालों में पीछे चलेंगे। आज तो कभी वर्ल्ड बैंक ने ये बात की है कि 2035 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 1000 अरब डॉलर की हो जाएगी। अब सवाल ये है, पोटेंशियल की बात तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, पिछले 4-5 साल से हम टीवी के ऊपर यही बात करें, भाई पोटेंशियल है। सवाल ये पैदा होता है उस पोटेंशियल को यूज कैसे करना है, और उस पोटेंशियल को यूज करने के लिए आप भी ये बात करते हैं, मैं भी ये बात करता हूं कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके अंदर हमें सस्टेनेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। जब तक आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल को जो पोटेंशियल स्टेट बैंक ने 2035 के लिए पाकिस्तान के लिए बताया उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी है, पॉलिसी रेट का कम होना मैटर नहीं करता, पॉलिसी जो है वो किस हद तक कोहेरेंट है आपकी ग्राउंड रियलिटी के साथ, और उसके बाद उन पॉलिसीज के अंदर से आपने प्रैक्टिकल फायदे जो है वो लोगों के लिए कितने लेके आए, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया। यहाँ पर मैं एक और जानिब आपको लाना चाहूँगा सर। बात यह है कि डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, अब आपने फिर दुखती रग को छेड़ दिया। मामला कुछ ऐसा है कि 2014 के बाद से सीपैक का चर्चा इतना किया गया कि हमें लगा शायद कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान की मईशत को बदल के रख देगा। अभी 10 साल गुजर गए और मैंने इस चीज़ की वजाहत पहले भी की थी कि इसमें हमारी मेहनत भी तो शामिल होगी ना। खाली अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि वहाँ से सरमाया आ जाएगा, काम हो जाएगा, तो वो काफ़ी नहीं रहेगा। आपको पता है गवादर के एयरपोर्ट के ऊपर पहला जहाज़ उतर भी गया, फिर वो उड़ भी गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 65 अरब डॉलर का हमें बताया गया था ये प्रोजेक्ट आउटले है। शायद उसके बाद रिविजन्स भी आई, कुछ लोगों ने बोला 71 अरब, किसी ने बोला 74 अरब। फाजिल वज़ीर जनाब एहसन इकबाल साहब ही इसके मौजिद भी थे शुरू में भी, और अब भी मेरे ख्याल से उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। लेकिन अब उड़ान पाकिस्तान आ गया जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम है, मैंने उसके जुज़ इतने ज़्यादा मुताला नहीं किया। सर, सीपैक का मंसूबा अगर वाकई में इतना बड़ा इंजेक्शन था पाकिस्तान के लिए, तो इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन के बाद तो पाकिस्तान की मीशत को ठीक हो जाना चाहिए था। क्या मसला हुआ है? एक बात आपकी ठीक है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहे आपका लोकल हो चाहे फॉरेन हो, उस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने या उस इन्वेस्टमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए भी जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी बड़ी जरूरी होती है। आप देखें, सीपैक के थ्रू जो 68 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई, उस इन्वेस्टमेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या हमारे अंदर कैपेसिटी मौजूद थी? क्या हमने कैपेसिटी जो थी उसको इनहेंस किया? क्या हमने उस 68 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो सीपैक के थ्रू एफडीआई आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, क्या उसके लिए हमने कोई तैयारी की? हमें तो आदत है कोई भी छोटा सा मनसूबा तो उसको हम गेम चेंजर बना देते हैं, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वो एमएलएन रेलवे का मनसूबा हो, चाहे अभी अभी पिछले दिनों 10 साल का फ्रेमवर्क हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए पाकिस्तानियों थोड़े से। आपको पता है वैसे भी बहकाना बहुत आसान है, बड़ी जल्दी बहक जाते हैं। ये मनसूबा तो चीन का मनसूबा तो नहीं, ये तो हमारा मनसूबा है ना। और इस मनसूबे के अंदर अगर चीन हमारी मदद कर रहा है तो जाहिर बात है वो विन विन सिचुएशन के लिए करेगा। तो हम पाकिस्तान के अंदर दूसरों को, मतलब खुद भी बन रहे थे, जो भी बन रहे थे, आपको पता है टीवी पे नहीं कह सकता क्या बन रहे थे और क्या बना रहे थे, लेकिन बात यह कि उसकी ओनरशिप तो प्रोजेक्ट की हमारी थी ना। हम क्यों बार बार कह रहे थे कि ये चीन का मनसूबा है, ये चीन का मनसूबा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में मनसूबा लग रहा है, इकोनॉमिक फ्रूट्स हमें मिलेंगे और चीन का मनसूबा है? जी, उसमें देखें बात यह है कि हमें इस तरह कंफ्यूजन से निकलना होगा ना। सीपैक को भी अगर उसकी वो डी कोड करे, उसकी वर्डिंग जो है चाइना पाक वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही थी, हम चलो मैं उस फिलॉसफी में नहीं जाना चाह रहा, मैं इसमें आपसे बात ये कर रहा हूँ कि अगर 68 बिलियन यूएस डॉलर्स की एफडीआई सीपैक थ्रू चाइना से आ रही थी, और जाहिर सी बात है चाइना के भी स्टेक्स होंगे। अभी जैसे आपने रैकोटेक का मनसूबा जो उसमें आप कह रहे हैं कि 1000 अरब डॉलर का सोना जो है वो आएगा, उसकी सारी सरमाया का जो रैकोटेक का उसका 50% वो जो भी वहां से सोना निकलेगा वो रैकोटेक ले जाएगा, 25% जो है वो मिलेगा इसको फेडरल को मिलेगा, 25% बलूचिस्तान को मिल जाएगा। तो ये जब आपने ये इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं अपने लिए बनाए हैं, तो जब सीपैक जो था आप मंसूबा लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर भी ये परसेंटेज निकाल सकते थे ना। ये बड़ा अहम मुद्दा है आपका। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब को बैनुल अक़वामी बदलती सूरत हाल की जानिब लेकर जाता हूँ। मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जंग बंदी के बाद यरगमालियों को भी रिहा कर दिया गया है। उसके बाद ये भी वाज़ेह हो चुका है कि यूक्रेन की जंग भी अब मज़ीद उसको तूल नहीं दिया जाएगा
अगर तूल देना है तो फिर वो अपने पैसों से ही देना पड़ेगा यूरोप को, और यूरोप अभी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ना ऐसे हालात हैं, ना ऐसे वाक़यात हैं, ना ऐसे मामलात हैं। तो बात यह है कि जब दुनिया में जंग बंदी हो जाएगी तो उसके बाद खाने पीने की अशिया में कमी आ जाएगी, क्या आम इस्तेमाल की अशिया में भी कमी आ जाएगी, एनर्जी कॉस्ट भी नीचे जाएंगी। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, क्या कहते हैं आप, तबसरा क्या है आपका बदलते हालात? अच्छा खासा हमने इस इश्यू के ऊपर एक बड़ा अच्छा खासा प्रोग्राम किया था जी और उसमें हमने ये बात कही थी कि देखो 2025 जो है इसके मार्च अप्रैल तक चीजें जो है बैनुल अक़वामी तौर पे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो जी उसका ना प्रेडिक्शन यही थी कि ये जो आपकी मशरिक वस्ता की जंग है उसमें ये भी बात हमने की थी, यूक्रेन रशिया की जंग जो है ये किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके ये खात्मे की तरफ जाएंगे। और जब ये चीजें होंगी तो जाहिर सी बात दुनिया के अंदर जो जंगों की वजह से सप्लाई चेन जो आपका वो डिस्टर्ब हुआ था उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब यूरोप जो है उसको भी ये चीज नजर आ रही है कि मजीद अब जो जंग की वजह से जो फाइनेंशियल जारी बात ह्यूमन और सारे रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है वो हम बेयर नहीं कर पाएंगे। रशिया को भी ये बात समझ आ गई है, अमेरिका जो है वो भी आप देखेंगे उसने मुख्तलिफ मुल्कों की इमदाद जो है अफगानिस्तान की बंद कर दी, पाकिस्तान की बंद कर दी। उन्होंने कहा हम असरे नौ जो है वो जायजा लेके फिर हम प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करने की बात करेंगे। तो अब इस बात से तो और फिर हमने ये भी बात की थी कि देखें पाकिस्तान में जितना मर्जी ये कहें कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा, ये 2025 से पहले बात नहीं होगी। मुझे ये बताइए कि अब आज 29 जनवरी है, क्या दिसंबर 31 को किसी बंदे ने ये बात कही थी कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% पे आ गया है या इन्फ्लेशन जो है वो कह लें कि वो 6% पे आ गया? ये सारी बातें जनवरी के शुरू होने के बाद हुई हैं। तब आहिस्ता आहिस्ता जो जब वो हालात अमन की तरफ जाएंगे, चीजें जो है वो आप जो बैनुल-अक़वामी आप एक्सपर्ट्स हैं या लीडर्स जो हैं ग्लोबल लीडर्स, वो जब चीजों को देखेंगे, अब वो पॉलिसी जो है ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल वो होंगी, तो आपकी जो सप्लाई चेन है वो जाहिर सी बात इंप्रूव होगी। उसके इंप्रूव होने से आपकी स्पेशली जो फूड आइटम जो है उसके ऊपर मेरा ख्याल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इन द सेंस कि इन्फ्लेशन जो फूड इन्फ्लेशन वो नीचे आने की कोशिश करेगा और ये मार्च अप्रैल तक देखिएगा चीज सूरत बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि जो आजकल चैलेंजेस उठ रहे हैं दुनिया में, जिसमें एक चैलेंज ये भी है कि इकोनॉमी, या जिसे आप समझ लें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है, वो प्रोटेक्शनिज़म की तरफ मूव करेगी। एक मुख्तलिफ फ़लसफ़ा है मईशत का, पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ मूवमेंट हो रही थी, अब प्रोटेक्शनिज़म की तरफ मूवमेंट हो रही है। आप क्या कहते हैं, दुनिया की मईशत पर इसके अच्छे असरात होंगे? देखिए ये तो हर मुल्क को हक है ना कि उनकी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको वो सबसे पहले हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। लिबरलाइज आपने किया, लिबरलाइज करने से हुआ ये कि जो डेवलप कंट्रीज थे उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई डेवलप इकोनॉमीज को। अब एक वक्त था जब ट्रेड की बात हो रही थी, उससे पहले एक वक्त था जब वो आप कह लें कि एजुकेशन जो आपका एक्सचेंज वो सारी चीजें चल रही थी। एक वक्त था जो कोलैबोरेशन की बात हो रही थी। अब वो ये सोचे क्योंकि अभी तक दुनिया जो है कोविड के असरात से बाहर नहीं निकली। देखने को हमें लग रहा है कि जीडीपी पर कैपिटा जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों का बढ़ रहा है, लेकिन उसकी अब जो स्पीड है वो भी चेक करें। अब अभी तक जो है कहीं ना कहीं आपको कोविड के असरात नजर आ रहे हैं। तो अब अमेरिका अगर फर्ज को वो टैरिफ बढ़ा रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे और कंट्रीज हो, तो बेसिकली वो कोशिश तो यही करें कि लोकल लेवल पे लोग जो है उनको रिलीफ दिया जाए। वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की फॉर्म में हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसकी डेवलपमेंट की फॉर्म में हो सकता है, वो रोजगार के मौके नए पैदा करने की फॉर्म में हो सकता है। तो बेसिकली बात जो है लोकल लोग जो है उनके रिलीफ की हो रही है, वो किसी भी फॉर्म में आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री जो है उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाए। ये आपने जो बात की, इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये वाजे किया है कि अमेरिका के अंदर ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तेल के वसाइल को निकाला और बुरे कार लाया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इस वक्त तेल के ज़खायर के अंदर सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर ऐसा तस्वुर किया जाता है कि या तो अमेरिका में है या एक और मुल्क के अंदर हो। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इससे क्या तेल की कीमतों में कमी आएगी, तवानाई की कीमतों में कमी आएगी? जी, उसमें आप साथ एक चीज भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है वो ड्रिल बाय ड्रिल की बात हो रही है, लेकिन बात यह है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अगर उसमें इंक्रीमेंट आता है या बूस्ट होती है तो मुझे बताएं कि हम तसव्वुर कर सकते हैं कि तेल की कीमतें जो है उनमें कमी आएगी। और दूसरी जो बात आप अमेरिका ने कहा, अमेरिका तो 1971 से जब वो कह लें कि ऑयल क्राइसिस आया था इसमें, तो उसके बाद ही उन्होंने, अगर आप किसी बंदे को थोड़ी सी एक्सेस हो तो आपको याद है कि उन्होंने नमक
की जो कानें बनाई हुई हैं, उन कानों के अंदर तेल उन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है। और आपको अगर ये भी हिस्ट्री थोड़ी-सी पढ़ें, उसमें ये भी चीज़ आती है कि वो जब ऑयल क्राइसिस आया था 70s का, तो अमेरिकन जो थे उनको पूरा 1 महीना जो है पैदल ऑफ़िस जाना पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि अब दोबारा हम इस तरह की हिकमत अमली या पॉलिसीज़ को हम अडॉप्ट जिससे आने वाली नस्लें हमारी जो है, उनको इस किस्म के क्राइसिस जो है, उसका सामना ना करना पड़े। मुझे बताइए कि ओपेक तेल निकलता है, ओपेक से तेल निकल रहा है दूसरे ममालिक से, कीमतें अमेरिका के अंदर तय होती हैं। तो उन्होंने पॉलिसी शिफ्ट कर ली ना अपनी। अब ये है कि अगर ये बात है, तो मुझे बताएं सऊदीया जो टूरिज्म की तरफ क्यों मूव कर रहा है? सऊदीया ने अभी कल अनाउंस किया है कि आप हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है आके इन्वेस्टमेंट करें। हम जितनी प्रोविजंस हमसे हो सकेंगे हम देंगे। हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसके अंदर आप आके इन्वेस्टमेंट करें, हमसे जितनी प्रोविजंस होंगी हम देंगे। हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, हमसे जितनी प्रोविजंस होंगी हम देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो इकोनॉमी जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो भी वो डिपेंडेंसी अपनी वो कम करने की सोच रहे हैं और अदर जो पोटेंशियल है इकोनॉमी के अंदर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमी को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। ये भी बड़ा आपने अहम मौजू के ऊपर रोशनी डाली। यहाँ पर हालात बदलते थोड़े से ऐसे भी हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तासुरात ले लिए हैं पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के बारे में, लेकिन सियासी मुस्तकबिल को एक वक्त के लिए एक तरफ रखते थे। दूसरी तरफ जब आपके सामने रखता हूँ मैं मोहम्मद शहबाज साहब, तो पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल भी तो है। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल अब किस तरफ जाएगा जब अमेरिका ने कह दिया कि बैनुल अक़वामी ताउन के जितने मंसूबे हैं, चाहे वो किसी मुल्क में भी हों सिवाय 2 को छोड़ते हुए, उनकी इमदाद बंद कर दी जाएगी। इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर क्या होंगे? और दूसरी बात, अब जो उनकी प्रोटेक्शनिस्ट थ्योरी है और वो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, तो उसमें फिर दुनिया के साथ ताउन करना उनकी कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर उन पर यह पाबंदी नहीं रहेगी तो ना एड मिलेगी, ना ताउन मिलेगा, ना उनका फोकस इस पे होगा कि दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्परस किया जाए। क्या कहते हैं आप? देखिए इससे मैं ये समझता हूँ कि नए रीजनल ब्लॉक्स जो बनेंगे पाकिस्तान की, जैसे फर्ज करें इमदाद बंद होगी, डिपेंड करता है कि हम कितनी फॉरेन एड आ रही थी, हमारे कौन कौन से सेक्टर जो थे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो वो अब एक चीज वो देखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि आप देखें ना, चीजें जो है वो पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत बहुत हद तक वो चेंज हो रही हैं। आप देखें एक वक्त था बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमें अपने ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे करने चाहिए, क्योंकि अकेला कंट्री जो तो ग्रो नहीं करेगा, पूरे का पूरा रीजन जो है वो ग्रो करता है। तो इसी तरह जब अमेरिका ने ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, तो मेरे पूरी दुनिया ने उन पॉलिसीज को मदद रखते हुए अपने, अगर अमेरिका प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी इंडस्ट्रीज को, तो जाहिर बात बाकी कंट्री वो भी सोचें कि हमने प्रोटेक्शन जो है वो अपनी इंडस्ट्री को कैसे देनी है। तो फिर मेरे ख्याल में आप देखिएगा आने वाले दिनों में नए ब्लॉक्स जो है आपको बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, रीजनल ब्लॉक्स जी, वो चाहे ट्रेड के ऊपर वो ट्रेड ब्लॉक्स हो, वो चाहे जैसे वो हमारे डिफेंस की कोलैबोरेशन वो हो, चाहे एजुकेशन ब्लॉक्स हो। तो ये इकोनॉमिक ब्लॉक्स जो इस तरह के मैं देख रहा हूँ कि नए दुनिया के नक्शे के ऊपर उभर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जैसे आपने कहा कि आप इसके तो देख रहे हैं बनते हुए, लेकिन इस वक्त EU और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन इदारे, वो बिलखुसूस अभी तक वो बड़े दबाव में आए हुए हैं, क्योंकि यूरोपियन ममालिक में बड़ा एक तनाव पाया जाता है कि भला हम एक मुश्तरका तौर पर क्यों चलें, एक दूसरे की मईशत को इतना ज़्यादा फंड क्यों करें। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि दूसरे ममालिक इस तरह की यूनियंस बना पाएंगे? देखिए अभी खुद ही आपने मेरी बात का जवाब दे दिया है कि यूरोपियन जो कह रहे हैं कि हम किसी मुल्क के ऊपर अपने पैसे क्यों खर्च करें, क्यों, अब ये क्यों जो है इसी के अंदर जवाब छुपा हुआ है ना। अब ये क्यों ही जो है, ये जो नए रीजनल ब्लॉक्स में आपको बात कर रहा हूँ, ये उनको जन्म देगा। और ये बात अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका जो है वो अमेरिकन वो भी तो ये बात करें कि हमारा टैक्स का पैसा जो है वो क्यों जंगों में मुसलमान लोगों की इमदाद में मुसलमान वो हमारे ऊपर खर्च किया जाए। इसी तरह सऊदीया के अंदर भी ये चीजें, वो गल्फ के अंदर भी देखेंगे चीजें मिलती हैं आपको, यूरोपियन कंट्री जो उनके अंदर भी आवाज उठना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवाम जो है वो कंसर्न है अपनी वेलफेयर के बारे में, और कोई भी गवर्नमेंट जो है अवाम के बरखिलाफ तो कोई मेरा नहीं ख्याल को पॉलिसी बनाएगी। मैं एक बात और कहूँगा आपसे, वो बात यह कि आपने चूँकि पेशगोई की थी पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक, और वो निशाना आपका तीर जो है वो निशाने पे ही आया, तो इस चीज़ की पहले आपके पास इत्तला कैसे आ गई थी कि ये चीज़ें रिकवरी हो जाएंगी? जंग तो तब बंद नहीं हुई थी, इसका मतलब आप मईशत दानों के पास कोई ना कोई खबर ज़रूर थी।
नहीं, कोई ऐसी मेरे पास चिड़िया या कोई फाख्ता तो नहीं थी कोई भी। मैं तो एक जो लिटरेचर पढ़ता हूँ, लिटरेचर की बना के ऊपर जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और आपको ये भी वाज़ेह किया था कि दुनिया के इंडिकेटर जो हैं, वो देखें किस तरफ हमारे मूव कर रहे हैं। और जंगें जो हैं वो अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो साल-हा-साल चले। कोई भी जंग, कोई मुल्क जो है उसके अंदर एक एक पोटेंशियल होता है जंग का, जो जो बर्डन बर्दाश्त करने का, हम्म, आखिरकार आके उसमें वो बंद ही होना होता है। और हमें खैर ये तो नज़र आ रहा था ना कि हम्म, बाइडेन के खिलाफ जो है अमेरिका के अंदर जो वो एक हीप सी, वो कह लें हाइप सी, जो वो क्रिएट हो रही है, तो चीज़ें जो इलेक्शन भी होने हैं, सारा कुछ होना है, तो वो उन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र बात हमने की थी, तो वो अच्छी बात है। हमारा तीर जो बिल्कुल ठीक वो निशाने पे लग गया। ये तो अच्छी बात है। हम्म। लेकिन आलमगीरियत का तस्वुर इस वक्त सवालिया निशान तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की जानिब तो सारी दुनिया मूव कर चुकी थी। अब जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, टैरिफ कोशिश करते हैं ना हो, लेकिन अब तो ये फेवरेट वर्ड बन गया है। और तिजारती तंजीम की क्या अब वफादियत रह जाएगी अगर आप जो है वो ट्रेड को मैनेज करना शुरू कर देंगे दुनिया भर में। जी। देखिए, ये मेरे ख्याल में कबल वक्त है, और इसका जवाब वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा देना। देखिए, बात ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन थे उसके अपने बेनिफिट्स भी थे, उसके मेरिट्स थे, उसके डीमेरिट्स भी थे। अब बात ये होती है कि आप ग्लोबलाइजेशन के ईरा के अंदर रहते हुए अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले आप अपने प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना। आप अगर फर्ज को एफडीआई ट्रैक कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, या आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप इनवाइट कर रहे हैं, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो बेनिफिट है उसमें सबसे पहले तो बेनिफिट आपका अपना होता है। अब देखना यह है कि आप उन पॉलिसीज के अंदर रह के कितना मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अचीव कर सकते हैं। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात कर रहे हैं कि जी हमें प्रोटेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो जी। उसमें भी सबसे पहले अपने बेनिफिट्स की बात करें, बाकी दुनिया को बाद में देख रहे हैं। आप अगर चाइना फर्ज करो, वो डीप सी को उन्होंने इजाद कर दिया, तो उन्होंने भी एक अपना बेनिफिट देखा है, तो उसके बाद उन्होंने उसकी तरफ मूव हुए ना। तो जी। दुनिया के अंदर ये जो देखें, अब जो वार हो, चाहे ट्रेड वार हो, चाहे वेपन वार हो, चाहे एआई वार हो, वो कहीं ना कहीं जाके हर मुल्क का मुफाद उसके अंदर छुपा तो होता है। ये बात आपने बहुत आम की, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए गुफ्तगू के अंदर। जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की और बहुत से अहम नुकात आपने कवर किए। अब बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आती असल में इस इशू को अब हम रिज़ॉल्व कैसे करें। सारी दुनिया पैरेलल चल रही है बैनुल-अक़वामी मईशत की, और हम बैनुल-अक़वामी मईशत को एक कोने पे रख कर कैसे चल सकते हैं? क्या हम इतने गैर अहम हैं, या वो इतने गैर अहम हैं कि हमें उनकी परवाह नहीं और उनको हमारी परवाह नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें इस चीज़ को समझना है कि बैनुल-अक़वामी मईशत के साथ हम जुड़े हुए हैं। वो हमारी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट भी है, वहीं से हमारे मुल्क में इंपोर्ट भी आती है, वहीं से हमने इन्वेस्टमेंट भी लेनी है, वहाँ पे ही हमने इन्वेस्ट करना भी है। दुनिया में ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा गेम है। डॉलर खेलते खेलते बहुत वक्त गुजर गया हमें, है ना। हम इस दुनिया के नक्शे पे ही मौजूद हैं, हम इसका महवर तो नहीं है, हम इसका हिस्सा हैं। दुनिया की मईशत को अगर आप समझना शुरू कर दें तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि हमें काम कैसे करना है। मैं देख ही रहा हूं कि हमारे मुल्क में लोग बैनुल-अक़वामी मईशत की जानिब नहीं देखते, बैनुल-अक़वामी दुनिया को नहीं समझते, ना समझने में अपना कोई गर्ज तसव्वुर करते, अपने आप को दुनिया का महवर समझते हैं और इस नुक्ता महवर से बाहर निकलना पसंद भी नहीं करते। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ चलना पड़ेगा। एक वाक़या चीन में पेश आता है, असरात उसके बैनुल-अक़वामी मार्केट पे दिखाई देते हैं। 2 दिन से बैनुल-अक़वामी मार्केटों में जो हालात है मैं आपको बता नहीं सकता। एक सॉफ्टवेयर क्या आ गया डीप सीक, उसने जनाब ऐसी की तैसी कर दी, और हमारी मईशत के अंदर हमें कुछ पता ही नहीं कि डीप सीक भला है क्या। गहरी खोज, डीप सीक को कहते हैं गहरी खोज। तो हमें यह समझना है कि ये दरअसल है क्या। ये आई दुनिया की मईशत को बदल सकती है, लेकिन हमारे लोग इसके मुतल्लिक बात करने से भी घबराते हैं। कल आम तौर के ऊपर की जाने वाली गुफ्तगू बदल गई ना। मेरे बचपन में, एजाज भाई सुनिएगा, मेरे बचपन में कैमरामैन पता है क्या लेके घूमते थे? फिल्म वाले कैमरे, खचाक खचाक करके तस्वीरें खींचा करते थे, फिर फिल्म को जाके धुलवाते थे, उससे तस्वीर बनवाते थे,
फिर आहिस्ता आहिस्ता कैमरों का दौर ख़त्म हो गया, खचाक खचाक वाले कैमरों का। अब सिर्फ आवाज़ निकालता है खचाक ये कैमरा, तस्वीर डिजिटल होती है। ये कैमरे आना शुरू हुए तो जो खचाक खचाक फिल्मों वाले कैमरामैन थे वो कहते थे अरे तस्वीर का मज़ा तो उसमें आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको तस्वीर का मज़ा इसमें आना शुरू हो गया। अब फिल्म वाला कैमरा कहीं दिखता है आपको क्या? एक ज़माना था ये औरंगजेब भाई जैसे नौजवान जो थे शादी के कार्ड वाली दुकानों के पार जाके लाइन में खड़े होते थे। वो हाथ से लिखता था कार्ड, किन के नाम लिखना है, तो ये रिश्तेदारों के नाम बताते थे, वो यूं 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 तिरछी कलम के साथ लिखा करता था। ये पाकिस्तान चौक पे कार्ड बना करते थे। तो बुनियादी बात यह क्या वो कार्ड वाले हैं तो, लेकिन उनका कारोबार कम हो गया। आजकल शादी का कार्ड पता है कैसे जाता है? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे जाता है। जमाना बदल गया। समझे नहीं समझोगे। यहां पर प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत ज्यादा गुफ्तगू मईशत के बारे में कर ली। इस तरह के मौजूआत आगे भी लेकर आएंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।